नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वो टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी बुनियादी संरचना का विषय, दैट इज सेंटेंसेस, वाक्यों की संरचना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सेंटेंसेस की परिभाषा क्या होती है। A sentence is a group of words that is complete, containing a subject and a verb. दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वाक्य बनता कैसे है। That is how a sentence is formed. तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, यानी कि लेटर्स। इसे हम अल्फाबेट भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 वर्ण होते हैं, जैसा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए, बी, सी इत्यादि। और जब इन वर्णों को जोड़ा जाता है तो बनता है शब्द, यानी कि वर्ड। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर R, A, S, T, M ये सारे वर्ण हैं। जब इन वर्णों को व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है तो बनता है एक शब्द, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, S, M, A, R, T। ये शब्द बना स्मार्ट, यानी कि होशियार या फिर तीव्र बुद्धि। तो दोस्तों, किसी भी चीज का व्यवस्थित ढंग से होना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं हमने क्या जाना। हाउ अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड। अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर्स, letters which form word, word which form group of words, and at last arranging them in a systematic way that makes sense forms a sentence. यानी एक वाक्य की संरचना होती है एक वर्ण से। वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, शब्दों से बनता है शब्द का समूह, और जब इन्हीं सब शब्दों को व्यवस्थित ढंग से जोड़ा जाता है तो हम उसे वाक्य कहते हैं, यानी कि सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वाक्य की संरचना। सिंटैक्स। एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। दोस्तों, हर एक वाक्य में होता है एक कर्ता और एक क्रिया। कर्ता यानी कार्य करने वाला। अब वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी, यानी कि संज्ञा या फिर सर्वनाम। प्रेडिकेट से हम समझते हैं दोस्तों किसी भी कार्य को करने की क्रिया। दोस्तों, वाक्य बनता है एस यानी कि सब्जेक्ट से, बी यानी कि वर्ब से, ओ यानी कि ऑब्जेक्ट, सी यानी कि कॉम्प्लीमेंट, ए यानी कि एडवर्बियल। सब्जेक्ट, जैसा कि हमने अभी चर्चा करी, डिफाइंस द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी जो कार्य को करता है, यानी कि कर्ता। प्रेडिकेट में दोस्तों आते हैं बाकी बचे हुए, which defines the predicate, जिन्हें आप विस्तार रूप से आगे आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, I won a quiz contest। हमें एक वाक्य दिया हुआ है कि मैं क्विज कॉन्टेस्ट जीत गया। अब यहाँ पर जरा पहचानने की कोशिश करिए कि आखिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है क्या। यहाँ पर दोस्तों I सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता, और won a quiz contest प्रेडिकेट टर्म है, यानी which follows the subject, जो कार्य हो रहा है। I यानी कि मैं प्रतियोगिता जीत गया, सब्जेक्ट टर्म है, और won क्रिया है, यानी कि verb। A quiz contest यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रतियोगिता। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंटेंसेस के प्रकार जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। दोस्तों, सेंटेंसेस के कुल 4 प्रकार होते हैं।
sentences is of four types. The first one is assertive, the second one is imperative, the third one is interrogative, and the fourth one is exclamatory. Assertive यानी जो हमें कोई तथ्य बताता है, imperative यानी कि आदेशात्मक वाक्य, interrogative यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और exclamatory यानी विस्मयादि बोधक। चलिए अब इसे विस्तार रूप से जानते हैं। The first one is assertive sentence. It is a sentence that states a fact. दोस्तों, ये वह वाक्य होता है जो हमें कोई तथ्य बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राकेश इज अ गुड बॉय। अब यह वाक्य हमें बता रहा है कि राकेश एक अच्छा लड़का है। दोस्तों, जरा सोचिए, इस वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म है क्या? यहाँ पर राकेश सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता जिसके बारे में बात हो रही है, और इज अ गुड बॉय प्रेडिकेट टर्म है जिसमें इज वर्ब है और गुड बॉय एडवर्बियल। ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि assertive सेंटेंस हमें किसी तथ्य के बारे में बताते हैं और इनके अंत में एक फुल स्टॉप आता है जिसे हम हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। चलिए इसका दूसरा प्रकार जानते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो किसी प्रश्न को पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। An interrogative sentence asks a question and always end up with a question mark. एक प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है और इनके अंत में एक प्रश्न चिन्ह आता है। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? दोस्तों, इन वाक्यों में कर्ता बाद में आता है। यहाँ पर हाउ ऑब्जेक्ट है, आर वर्ब है और यू सब्जेक्ट है। इनके अंत में प्रश्न चिन्ह आता है यानी कि क्वेश्चन मार्क। The third is imperative sentence. It is a type of sentence that gives instructions or advice and expresses a command, order, direction or request. आदेशात्मक वाक्य वह होते हैं जो निर्देश या फिर सलाह देने के लिए, आदेश या अनुरोध को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गेट आपको सलाह दी जा रही है कि आप बड़ों का आदर किया कीजिए। इन वाक्यों में दोस्तों कर्ता छिपा होता है, जैसा कि यहाँ पर सब्जेक्ट इज यू, यानी कि आपको आदेश या फिर निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप इस कार्य को कीजिए। द फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि बोधक। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। इनका प्रयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटिफुल प्लेस इट वॉज। हैप्पी बर्थडे आशना, फैंटास्टिक, लेट्स गो। इनको पहचानना दोस्तों बहुत ही सरल है। इनके अंत में एक विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए अब जानते हैं कि आपको प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है। It refers to change from one grammatical form to another without changing its meaning. इसका अर्थ होता है कि वाक्यों को व्याकरणिक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना जिससे उसका अर्थ बदले नहीं। चलिए अब जानते हैं कि आपको प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, transform the following sentences as directed in the brackets. He is too fat to run easily. यहाँ पर दोस्तों आपको to रिमूव करना है जैसा कि ब्रैकेट में दिया गया है। दोस्तों आपको to इस प्रकार हटाना है जिससे वाक्य का अर्थ बदले नहीं।
जरा सोचिए। Therefore, the answer to this question is he is so fat that he cannot run easily. वो इतना मोटा था कि उससे आराम से भागा नहीं जाता था। चलिए दूसरा देखते हैं। Can there be smoke without fire? We have to convert the sentence to assertive sentence. यानी हमें इसे assertive sentence में परिवर्तित करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें दिए गए वाक्य से पता चल रहा है कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इसके अंत में एक प्रश्न चिन्ह आया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आग के बिना धुआं उठ सकता है, तो इसका assertive सेंटेंस होगा Smoke cannot be there without fire. धुआं आग के बिना नहीं उठ सकता। The third sentence is she was too busy to help me. यहाँ पर भी दोस्तों हमें to को हटाना है। हमें दिया गया है कि वो मेरी सहायता करने में बहुत बिजी है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा she was so busy that she could not help me. वो इतनी बिजी थी कि वो मेरी सहायता नहीं कर पाई। The fourth sentence is everybody knows गांधी जी। इसे हमें interrogative sentence में convert करना है। हमें दिया गया है कि सभी गांधी जी को जानते हैं, तो इसका परिवर्तन होगा कि क्या सभी गांधी जी को जानते हैं, यानी कि does everybody know गांधी जी। इसके अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो चलिए आज इस विषय का सार जान लेते हैं। कंक्लूजन, सारांश। दोस्तों आज हमने पढ़ा लर्नड अबाउट सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स, वाक्यों की संरचना और उनके प्रकार। क्लॉज क्या होता है, यानी व्हाट इज अ क्लॉज। चलिए देखते हैं। अ क्लॉज इज अ यूनिट व्हिच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, It was raining. वर्षा हो रही थी। यहाँ पर it subject है and raining verb है। दोस्तों अब जरा सोचिए कि क्या ये वाक्य सेंटेंस भी हो सकता है। जी हाँ, ये सेंटेंस भी है। A clause is basically a part of sentence only. Clause सेंटेंस का ही एक भाग होता है। चलिए इसे विस्तार रूप से और जानते हैं और इसके प्रकारों को देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। द फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड द सेकंड वन इज डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉजेस दो प्रकार के होते हैं, पहला इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। अब इनमें अंतर क्या होता है ये जानते हैं। Difference between independent and dependent clause. Independent clause. It is complete in itself and gives us a whole idea or thought. Independent clause sentence का ही पार्ट होता है, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण होता है, complete होता है। Whereas dependent clause, it is not complete in itself and depends on the independent clause. Dependent clause independent clause पे dependent होता है और उसे अलग से नहीं लिखा जाता। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। For example, I went swimming. मैं तैरने गया। अब जरा सोचिए कि क्या ये एक वाक्य है। जी हाँ, बिल्कुल ये एक वाक्य है। It is a sentence because it is a whole thought और आइडिया। यहाँ पर दोस्तों I सब्जेक्ट है एंड went swimming प्रेडिकेट टर्म है। तैरने कौन गया, Who, I गया। यहाँ पर वो हमें पूर्ण रूप से बता रहा है कि मैं तैरने गया। अब जरा सोचिए कि क्या ये क्लॉज भी हो सकता है। अगर हाँ तो कौन सा क्लॉज हो सकता है, डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट। ये दोस्तों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अपने आप में ही
पूर्ण रूप से कंप्लीट है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। Went swimming today, हमें यहाँ पर दिया गया है went swimming today। अब जरा सोचिए कि क्या यह एक वाक्य है? क्या इसमें सब्जेक्ट टर्म है? नहीं दोस्तों, ये एक वाक्य नहीं है। Not a sentence because it is not giving us a whole idea thought। यहाँ पर हमें नहीं पता कि कौन तैरने गया। सब्जेक्ट टर्म इज मिसिंग। यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि ये एक सेंटेंस नहीं है, पर जरा सोचिए कि क्या ये वाक्य एक क्लॉज हो सकता है? जी हाँ, ये क्लॉज हो सकता है। यहाँ पर ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसे पूर्ण रूप से लिखा नहीं जा सकता। ये किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंडेंट है, यानी कि निर्भर है। चलिए अब रचना के आधार पर सेंटेंसेस जानते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। दोस्तों, सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, द सेकंड वन इज कंपाउंड सेंटेंस एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। रचना के आधार पर सेंटेंसेस के 3 प्रकार होते हैं। पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स। चलिए अब इसे विस्तार रूप से पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस? अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट गिव्स अस अ होल थॉट और आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द पार्क, मैं बगीचे में गया। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट टर्म कौन सी है और प्रेडिकेट टर्म कौन सी है? यहाँ पर आई सब्जेक्ट टर्म है, वेंट वर्ब है यानी कि क्रिया, एंड टू द पार्क ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर समझने की बात ये है दोस्तों कि सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी वो अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं और उन्हें अकेला भी लिखा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई वेंट टू द पार्क, मैं बगीचे में गया। ये एक क्लॉज भी है और सेंटेंस भी है। जिन सेंटेंसेस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उन्हें हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंसेस को हिंदी में सरल वाक्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is a compound sentence? A compound sentence contains at least 2 independent clauses or idea. Compound sentence पे दोस्तों कम से कम 2 independent clauses होते हैं। For example, I went to the park and I saw a cat. मैं बगीचे में गया और मैंने एक बिल्ली देखी। यहाँ पर हमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दिए गए हैं। I went to the park and I saw a cat। यानी ये अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम है, जिन्हें एंड कंजंक्शन जोड़ रहा है, ज्वाइंट विद द कंजंक्शन। तो जिस सेंटेंसेस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में संयुक्त वाक्य कहा जाता है। चलिए अब इसका आखिरी प्रकार पढ़ते हैं। What is a complex sentence? A complex sentence contains one dependent and one independent clause. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द पार्क रनिंग ऑल द वे, मैं बगीचे में भागते भागते गया। यहाँ पर आई वेंट टू द पार्क इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी इसे हम अलग से भी पूर्ण रूप से लिख सकते हैं। एंड रनिंग ऑल द वे डिपेंडेंट क्लॉज है, इसे हम अलग से नहीं लिख सकते। तो जिन वाक्यों में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उन्हें हम
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य कहा जाता है। आशा करती हूँ आपको आज का विषय समझ आया होगा।